स्टार्ट। देखिए आज हमारा, देखिए कल कहां खत्म किया था हमने? कल खत्म किया था कि यदि ये कोई प्लेनेट है ना, प्लेनेट है, तो हर प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये कौन सा पॉइंट है? जस्ट सरफेस। किसी प्लेनेट के जस्ट टकले पे बात करें तो, है ना, उसके टकले पे, जस्ट ना ऊपर ना नीचे। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था इस पॉइंट पर, यदि इस पॉइंट का नाम मैं ए दूं तो एट ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया था? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें एम था प्लेनेट का मास और आर था प्लेनेट की रेडियस। ये फिजिक्स हमने कल एंड की थी यहाँ पे। आज बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो एकेडमी में बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है एकेडमी में, ठीक है, आपके एकेडमिक में, और पक्का आज के पढ़ाए हुए डेरिवेशन में से एक आपका एग्जाम में आना है। वो टॉपिक है वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी। जी हाँ, ये हमारा जी बदल जाता है बेटा, ठीक है। आपने रफली 9.8 पढ़ा है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात करें तो नो डाउट आपने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा है, पर ये कोई सलमान खान नहीं है, ये कोई सलमान खान नहीं है कि ये बदल नहीं सकती हो ये वैल्यू। अच्छा एक मिनट, मान लो इस सरफेस पर, सरफेस के इस पॉइंट पर मुझे जी निकालना है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर लगाऊंगा। आप अर्थ का मास रखिए, अर्थ की रेडियस रखिए, डाटा आपके एनसीईआरटी में है, आप बिलीव, और जी की वैल्यू तो आपको पता ही है। सुनना, यदि ये फॉर्मूला मैं अर्थ के लिए यूज करूं तो अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस रखिए, और देखिए बेटा कैलकुलेटर से क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा क्या लगता है, कैलकुलेटर मत लगाइए, क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या रिजल्ट आएगा? क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा यदि मैं अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस रख दूं? तो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, ये 9.8 आएगी। थोड़ा कैलकुलेटर लगाओगे, थोड़ा बहुत 19-20 इधर आएगा, यही 9.8 आएगी। ऐसे करके ग्रेविटी एक और, मतलब इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जी हाँ, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं इस पॉइंट पर। लेकिन ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर है। ये कहां पर? सरफेस पर। लेकिन ये जो 9.8 है, ये कोई सलमान खान नहीं है, ये बदल सकती है, अपना कमिटमेंट बदल सकती है यदि आप ऊपर उठोगे। अच्छा थोड़ी बहुत हाइट के लिए तो चलो इग्नोर मार देंगे, जैसे सपोज करो, है ना, जब दूध वाला दूध देता है तो 1 लीटर दूध देने के बाद थोड़ा सा ऊपर से डाल देता है, तो थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन हम मान लेंगे कि थोड़ा बहुत ऊपर जाने में नीचे जाने में ग्रेविटी 9.8। लेकिन आप एक सिग्निफिकेंट हाइट पर आ गए हो, अच्छी खासी हाइट पर आ गए हो, अच्छी खासी डेप्थ पर आ गए हो, तो जी में बदलाव आ जाएंगे, फिर ये जी वो नहीं रहेगा। तो ये एक हेडिंग है वेरिएशन इन जी। तो जी में बहुत बहुत तरीके से बदलाव आ सकते हैं, उसमें से 3 हमारे सिलेबस में है, 3 हमारे सिलेबस में, और हमें उन 3 को ही पढ़ना है। और भी वजह है जिनसे जी बदल जाता है, एक है वेरिएशन इन जी, एक है वेरिएशन इन जी विद हाइट, विद हाइट इस, या विद एल्टीट्यूड, विद हाइट या विद एल्टीट्यूड। इसका मतलब ये कि यदि हम ऊपर जाएं तो, ऊपर जाए तो ग्रेविटी में किस तरीके से बदलाव आएंगे, वो मैथमेटिक्स क्या होगी। अच्छा फील तो हो ही रहा होगा, जब ऊपर जाएंगे तो ये चीज चेंज होगी, तो फील तो हो ही रहा है, लेकिन केवल फीलिंग नहीं, मैथ भी चाहिए। तो एक हेडिंग हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी विद हाइट, दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, फिर हम गड्ढा खोद के जाएंगे अंदर, फिर हम गड्ढा खोद के अंदर जाएंगे, ठीक है। और तीसरा हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप। तो शेप के बारे में भी एक चर्चा कर लेते हैं। देखो कन्वीनियंसी के लिए हम अर्थ को या किसी प्लेनेटरी बॉडी को स्फेरिकल मान लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली स्फीयर तो कोई नहीं है, एग्जैक्टली स्फीयर तो कोई नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल रबड़ की बॉल की तरह कोई नहीं है। इसकी ना शेप थोड़ी सी संतरे जैसी होती है, संतरा देखा है, रफली आप उसे स्फेरिकल बोल दो, लेकिन थोड़ा चपटा होता है वो एग्जैक्टली नहीं, वो ऐसा होता है थोड़ा सा संतरा, यानी ये डायमीटर और ये डायमीटर बराबर नहीं होते उसके, उस पे भी हम चर्चा करेंगे, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी वजह है, जब आप कंपटीशन लेवल को हिट करोगे तो और भी वजह है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे एकेडमी की फीस ली है तो मैं एकेडमी की बात बताऊंगा। ऑरेंज तो डिफरेंट शेप का भी हो सकता, अरे यार अब इसमें चुल मत कर अपना, ठीक है हाँ अपनी चुल मत कर, ठीक। चलिए अब आ जाइए, तो पहली हेडिंग डिटेल में पढ़ते हैं। पहली हेडिंग, पहली है, शुरू करते हैं, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी विद हाइट या विद एल्टीट्यूड।
बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजेदार, आसान, और जनरली जो आसान होता है साला वो पेपर में नहीं आता, लेकिन ये आसान भी है और एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मुझे बताइए, यदि ये कोई भी प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है, और अभी हम उस प्लेनेट को स्फेयर ही मान के चल रहे हैं, एक ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूं, और ये पॉइंट कितनी दूरी पर है बताओ, अर्थ के सेंटर से या उस प्लेनेट के सेंटर से आर। इसमें गंगाधरी शक्तिमान है, दूरी और रेडियस एक ही बात हो गई। फिर यदि मैं ऊपर आ जाता हूं, मान लो सवाल एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट हाइट, कंसिडरेबल हाइट, मान लो ये डिस्टेंस है एच, ये समझ रहे हो ना, देखो यहां से यहां तक कि हम एच हाइट ऊपर आ गए, यानी ये एच कहां से कहां तक है, सरफेस से ये, और ये आर हो गई, ये रेडियस। ठीक है, तो बताइए यदि मुझसे कोई इस फॉर्म में दिया आपसे, कोई बात नहीं, बताइए पॉइंट ए पर, एट ए, यदि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाने को बोले, तो कल वाला फॉर्मूला जो और आज जिससे बॉनी भी करी थी, क्या लगाऊंगा, जी, इसका मास, और इस पॉइंट की इस सेंटर से डिस्टेंस, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस आर है। ये तो समझ में आ गई होगी पक्का। लेकिन जब यही फॉर्मूला मैं एट बी को डेडिकेट करूंगा, यही फॉर्मूला कि नहीं मुझे बी पे निकालना है साइड पे, तो जी की तो पता ना, कैपिटल जी वही है, प्लेनेट का मास वही है, लेकिन अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो वही नहीं है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई आर प्लस एच का स्क्वायर। ये बात देखना समझ में आई या नहीं आई, बस सिंपल है, मैंने आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है तो ये सिंपल, फिर भी क्या पता यार। ठीक है, अब आ जाइए, तो यानी जैसे इस पॉइंट पर ये फॉर्मूला यूज किया, वैसे ही जब आप इस पॉइंट पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे, तो जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, आदमी कहीं भी चला जाए ये तो वही रहेगी, फिर वही प्लेनेट उसको अपनी ग्रेविटी से खींच रहा होगा, तो मास वही होगा, पूरा का पूरा प्लेनेट अपने आप इसको खींच रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस चेंज हो गई। अब क्या लगता है, इन दोनों रिजल्ट को अपनी आई बॉल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करो, तो दोनों के न्यूमरेटर सेम है ना, जी एम, लेकिन डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू जी की अलग आएगी, तो इस पे जी डैश लगा दीजिए, जी डैश लगा दीजिए, जी1 जी2 लिख दीजिए, मैंने जी डैश लगा दिया। तो ये है ग्रेविटी एट सरफेस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, एंड दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अब आ जाइए एक झंडू सा क्वेश्चन, यदि मैं इस इक्वेशन को नाम 1 दे दूं, इस इक्वेशन का नाम 2, एक झंडू सी नोट करने वाली बात, बिल्कुल ठीक है, बताना बचपन में पढ़ ली थी मैंने, तो 4th में पढ़ ली, जी डैश स्मॉल आया जी आई, अच्छा कुछ कहना चाह रहा है, बताना कौन सा वाला ट्रू है, जी डैश बड़ा है जी से, या जी डैश जी से छोटा है, और यदि आपको ये लग रहा है तो ये भी बता दीजिए, पहला दूसरा तीसरा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, पहले तो आप अपनी बुद्धि से बताइए, देख के बताइए, जी डैश, अच्छा काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, शिवेश, शुभम, दिया, वेरी गुड, इन लोगों ने ठीक आंसर, भूमिका, तुषार, वेरी गुड, ठीक आंसर दिया। सिंपल चीज सोचनी थी, जो लोग नहीं सोच पाए उनकी मदद कर देता हूं। बचपन में एक चीज पढ़ी थी आपने, 3/4 3/7, कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला, क्या क्या चीज बताई थी आपको टीचर ने, जब न्यूमरेटर एक जैसे हो, जब न्यूमरेटर एक जैसे हो, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो आंसर बड़ा आता है, क्योंकि ये 3 से मात्र 4 से डिवाइड होगा, ये 3 7 से डिवाइड होगा, तो यदि न्यूमरेटर एक से हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो नंबर बड़ा होता है। अब बताइए इन दोनों के न्यूमरेटर एक से है ना, पर डिनोमिनेटर इसका आर है या आर स्क्वायर है ना, और इसका डिनोमिनेटर आर प्लस कुछ, इसका डिनोमिनेटर आर प्लस कुछ, सोचो यदि ये आर की वैल्यू 5 है तो ये 5 प्लस कुछ, तो डिनोमिनेटर तो ये बड़ा हो गया ना, जब ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो दैट इज आपका जो जी डैश है, इट कैन बी सीन, सॉरी ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये आंसर छोटा, जी डैश इज लेस देन जी। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट इज हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी घटता चला जाएगा, दैट इज विद हाइट, विद इंक्रीज इन हाइट, विद इंक्रीज इन हाइट जी डिक्रीजेस। होपफुली कि आपको समझ में आ गया, होपफुली एक झंडू सी बात समझ में आ गई कि ऊपर जाने पर ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम। अब आ जाइए इसी में 2 नोट बताता हूं। पहला नोट, वैसे ये नोट 1 ये था
चलो कोई बात नहीं। यदि मैं आपसे कहूं सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करिए, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड ये रहा, फर्स्ट ये रहा, तो एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करूंगा तो जी डैश अपॉन जी आएगा, है ना, और आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करूंगा तो बताइए इससे ये कट जाएगा, और आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, दोनों पे स्क्वायर है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसे हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के दौरान यूज करेंगे, ठीक है, देख लेंगे कैसे यूज होगा, वो एक सवाल है, उससे थोड़ा बहुत आपका वार्म अप हो जाएगा। अब इसमें एक और नोट है जिसके सवाल तो एनसीईआरटी में नहीं है पर ये कभी यूज होता है, यदि आप अपने खुद से भी सवाल लगाओगे तो नोट 2 जो मैं बताने वाला हूं काफी यूज होने वाला है। वो ये कि देखिए गौर से देखना, सिंस जी डैश अपॉन जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं इसमें एक हरकत कर रहा हूं, समझ में आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो आवाज उठा देना, मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं। अच्छा पहले देखिए 1, जो लोगों को नहीं समझ में आए कोई, ये देखो फिर मैं समझाऊंगा मैंने क्या किया। पहले आप देखो कि ये मैंने आरएचएस में छेड़छाड़ करी है, शेवेश को आ गया, शुभम को आ गया, जिसको नहीं आया वो आवाज उठानी थी, जिसको आ गया उल्टा उसने आवाज उठा दी, कोई बात नहीं। चलिए मैंने क्या किया, अच्छा एक मिनट इसका रिवर्स करके देखते हैं, एक बार इसका एलसीएम लेना, सॉल्व करना। जब आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का तो क्या आएगा बेटा क्लियर, जैसे ये होता है, अभी स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर परेशान कर रहा है ना, स्क्वायर थोड़ा वो बाद में देख लेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये आर आएगा, है ना, और फिर एलसीएम ये हो जाएगा आर प्लस एच, और फिर ये आर ऊपर पहुंच जाएगा, तो आर अपॉन आर प्लस एच ही था ना, रिश्ता वही सोच नहीं। ऐसा क्यों किया वो बात की बात है, एक और तरीके से बताता हूं क्या हुआ। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सोचो अभी मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आर से डिवाइड मार दिया, तो ये शकल कैसी दिखने लगेगी, न्यूमरेटर को भी आर से डिवाइड मार दिया और डिनोमिनेटर को भी आर से। ये लीगल स्टेप है या नहीं, ये मैथ का ही लीगल स्टेप है, न्यूमरेटर को भी आर से डिवाइड मार दिया और डिनोमिनेटर को भी आर से डिवाइड मार दिया, तो बताना ये तो कट के 1 हो गया, है ना, और ये इसको सेपरेटली लिखोगे तो ये 1 प्लस एच अपॉन आर तो हो गया भाई, इसको सेपरेटली लिखोगे, आर को आर से डिवाइड करो 1, ये ऐसा क्यों किया है वो आपको समझ में थोड़ी देर में आएगा, पर पहले जो किया है वो लीगल है या नहीं, वो वैलिड है या नहीं। हालांकि ये एकेडमी में इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन आप थोड़े बहुत भी यदि सवाल थोड़ा सा भी लेवल बढ़ाओगे तो सामने आ जाएगा, तुरंत सामने आ जाएगा। अच्छा स्क्वायर जब ऊपर है, मान लो ऊपर 1 है तो फिर स्क्वायर ऊपर नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप खाली नीचे ही स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये रहा, इसको ऊपर ले जा रहा हूं, इसको ऊपर, तो ये हो गया 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, और एलएचएस को प्लीज भूल मत जाना, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए एक स्पेशल केस में यूज करने वाला हूं, यदि आप अच्छी खासी हाइट पे गए हो तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम सब, यही, लेकिन आप यदि छोटी मोटी हाइट पर गए हो, जैसे पता है जैसे अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, क्या बोला मैंने, 6400, 6400 किलोमीटर, ठीक है, और यदि ये हाइट मान लो 2 किलोमीटर ऊपर चले गए, 10 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो आप सोच सकते हो कहां 6400 और कहां 8-10 किलोमीटर। तो यानी मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं इफ h इज लेस देन r, उस समय की बात नहीं कर रहा हूं जब आप अच्छी खासी हैंडसम हाइट पे चले गए, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब आपका h है वो r के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है, ठीक है, r के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है। चलिए तब यहां पर एक बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी, बाइनोमियल थ्योरम लगाने की ही शर्त यही है कि पहला टर्म 1 हो और दूसरा टर्म, अच्छा यदि h लेस देन r होगा तो इसका मतलब r को नीचे लाओ, तो ये लेस देन 1 हो गया ना, सोचो, लो एक चीज और जोड़ दो, h यदि r से छोटा, ज्यादा हाइट पे नहीं गए तो r को इधर ले आइए, तो h अपॉन r लेस देन 1, तो याद करो, थोड़ी याददाश्त चली गई होगी, भूला, गजनी भी खेल गए होगे, लेकिन याद दिलाता हूं आपकी बाइनोमियल थ्योरम ये थी कि यदि आपका कोई नंबर 1 से छोटा हो, ये मैंने एरर में यूज की थी लास्ट टाइम शायद, नहीं,
तो 1 प्लस एक्स की पावर एन, कोई बताएगा क्या खोलते थे? देखता हूं आप में से कितनों को याद है। ठीक है, जंग लग जाती है, याद है, शिवेश ने सबसे पहले बताया, वेरी गुड। देखता हूँ शिवेश ने तो बता दिया और सही बताया, भूमिका ने भी बताया, बस उसका बीच में प्लस मिसिंग है। हाँ आ गया, तो ये आया 1 प्लस एन एक्स आता था। अब मैं इसमें इस चीज पे तो विचार नहीं करूंगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया हर्ष, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन हो तो ये 1 प्लस एन एक्स आता था। मैं इसे पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, जो लोग नए जुड़े हैं वो मैथमेटिकल उसमें जाके देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं यूज कर रहा हूं, बस थोड़ा सा रिवाइज करा दिया कि 1 पहला टर्म 1 हो, दूसरा टर्म 1 से छोटा हो, तो आप इस पूरे टर्म को केवल इतना खोल के काम आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। तो अब बताइए, इसको 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 कंपेयर करते हैं, ये बने, हाँ ये बने, ये एक्स है, ये एक्स मान लेंगे, ठीक है, इसे एन मान लेंगे। क्या एक्स 1 से कम है यहाँ? तो मैं उस सीन को ही तो पढ़ रहा हूं ना, यदि मैं इसको एक्स मान चुका हूं, एक्स, तो मैं उस सीन, उस सिनारियो की बात कर रहा हूं जब ये 1 से कम हो, जब हो, जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन जब हो। तो बताइए फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलूंगा तो एलएचएस तो एज इट इज रही, तो इसको ऐसे फिल करिए 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, तो 1 प्लस एन एक्स, ऐसे तो बोलूंगा। तो एन का रोल कौन प्ले कर रहा है? एन का रोल कौन प्ले कर रहा है? एन का रोल प्ले कर रहा है -2, पावर कर रही है ना, पावर, और 1 प्लस, और एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? एच अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर, इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर लें, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाइड हो गई, इसमें कंडीशन अप्लाइड हो गई, इसमें नहीं हुई कंडीशन अप्लाइड। इसमें क्या कंडीशन अप्लाइड हो गई? ये फॉर्मूला छोटी मोटी हाइट के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हो, है ना, फटाफट, थोड़ा इजी हो जाएगा, स्क्वायर करने पड़ेंगे, इसमें नहीं करने पड़ेंगे, फटाफट हो जाएगा। अच्छा, इससे भी एक चीज पता चल रही है, वो एम ही, वैसे तो हमने यहाँ पे जब परमानेंटली पता कर रही है ये चीज, तो यहाँ पे भी एक चीज पता चल रही है, बताता हूं, देखना, इस जी को वहां ले जाता हूं, जी डैश इक्वल टू जी माइनस 2gh अपॉन आर, इस जी को उधर ले जाऊं, ये ओरिजिनल ग्रेविटी। तो आपको एक चीज नोटिस हो रही है, ये है नई ग्रेविटी, कहां की? इस पर हाइट की, इस हाइट की, इस हाइट की। ये क्या चीज है? जी, ये माइनस, और ये क्या चीज है? कुछ तो है, ये कुछ तो आएगी वैल्यू 10 20 50। तो क्या मतलब है? यानी जी डैश की वैल्यू, यानी नई ग्रेविटी जो होगी, नई ग्रेविटी यानी जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं विद हाइट पे, तो नई ग्रेविटी होगी वो ओरिजिनल ग्रेविटी में से कुछ घट के आएगी, कुछ तो घट जाएगी, कुछ तो घट जाएगी। तो क्या फील आ रहा है? कौन बड़ा, कौन छोटा? तो ऑब्वियसली इससे भी फील आ रहा है जो नई वैल्यू आएगी वो घट के आएगी। यदि ये 9.8 है और एक भी घट गया, मान लो एक घट गया, तो 8.8 हो जाएगी वैल्यू। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, इसका सवाल बाद में कराऊंगा, पहले एक बार इसे और पढ़ा दूं इसे। ठीक 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 ठीक, ओके, आसान थी कि नहीं? पर इस डायलॉग को याद रखना कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी घट गई। अब इस हेडिंग को लेते हैं, लेकिन आप मुझे अलाउ करो, मैं मिटा दूं इसे, पहले तो मिटाना ही पड़ेगा, इसको पढ़ रहे हैं तो। अब है दूसरी हेडिंग, वेरिएशन इन जी, और सीरियसली मैं इन 3 हेडिंग को ही कराऊंगा, 3 हेडिंग को ही कराऊंगा इसको, और 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, हो गया काम। फिर एक हेड, जो मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, एक हेडिंग तो बन जाती है। अब कई सारे टॉपिक करा देता हूँ, तो फिर इसकी भी हेडिंग डालो, इसका भी टाइटल डालो, इसका भी टाइटल डालो। तो वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, आज कम से कम आज के टॉपिक का आर्टिकल तो मिल जाएगा, वेरिएशन इन जी, बस कहानी खत्म। हाँ, तो वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, ये थोड़ा टाइम लेगा, और मैं एक्यूरेसी से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ओवरव्यू से भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझाने की, ये तो मैं अभी बाद में कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, एक कॉन्सेप्ट देखिए, मान लो आपके पास कोई शेल है, शेल जानते हो, खोखला,
खोखला ऐसे करके, ये शेल है, ठीक है, ऐसे करके शेल है। मतलब जो मास है वो सिर्फ इतने इतने इसमें है, एक शेल। अब यदि मैं यहां पर कोई दूसरा मास रख देता हूं, यहां पे कोई पॉइंट मास, कोई छोटा सा, तो ये शेल इसको अपनी ओर खींचेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। दुनिया की, कल जो पढ़ाया था, दुनिया की कोई भी दो मास बॉडी एक दूसरे को खींचती ही है। तो यदि यहां पर एक छोटा सा एम रख दिया मैंने, तो ये पूरी मास बॉडी इसको अपनी ओर खींचेगी। यहां रख दूं तो इसे अपनी ओर खींचेगी। होपफुली समझ में आ गया। लेकिन यदि मैं इस मास बॉडी को यहां रख दूं, अब समझिए जो मैं बता रहा हूं, इस मास बॉडी को बाहर की बजाय अंदर रख दूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। यदि ये कोई शेल है इस, और एक कोई पॉइंट मास है जो कि बाहर रखा हुआ है, तो ये शेल इसको अपनी ओर खींचेगा। यहां रख दूं तो इसे अपनी ओर खींचेगा, यहां रख दूं तो अपनी ओर खींचेगा। लेकिन यदि मैंने इसको उठा के यहां रख दिया इनसाइड द शेल, तो अंदर रखने के बाद इसकी वजह से इस पर ना नेट फोर्स 0 हो जाती है, फिर नहीं करेगा ये फोर्स महसूस। यदि ये बाहर है तो ये इसे अपनी ओर खींचेगा। लेकिन जैसे यदि मैंने इसे उठा के यहां रख दिया, तो इस पूरे शेल की वजह से इस पर नेट फोर्स 0 हो जाती है। इसे शेल थ्योरम बोलते हैं। इसका मैथमेटिकल प्रूफ तो आपके में नहीं है और नहीं मैं बताने वाला, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, फिर भी एक क्वालिटेटिव बताता हूं ये, कि इसकी वजह से इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 क्यों हो जाती है। आप एक काम करो, ये जो शेल है ना, इसको ये मानो कि छोटे छोटे मास रखे हुए। मतलब ये मान लीजिए एक मास ये रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक मास बॉडी ये रखी हुई है, एक ये रखी हुई है, एक ये रखी हुई है, बहुत सारे रखे हुए। कितने रखे हुए? इनफाइनाइट। तो पता है क्या होगा, गौर से समझना। जैसे ये मास बॉडी है, ये इतने हिस्सा, सिर्फ इतना, ये मास बॉडी इसको अपनी ओर खींचेगी कि नहीं खींचेगी? खींचेगी कि नहीं खींचेगी? सिर्फ इतना एक्टिंग करो, इस ब्रह्मांड में से इतनी पिक्चर को क्रॉप कर दूं बस, और बाकी सब मिटा दूं, बाकी पूरा शेल मिटा दूं, ठीक है, और इतना क्रॉप कर दूं, तो ये पोर्शन, शेल का इतना पोर्शन इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। अब इसकी जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट जाओ, यहां पर भी एक सेक्शन होगा जो इसे अपनी ओर खींच रहा होगा। ये वाला इसे अपनी ओर खींच रहा होगा, इधर वाला इसे अपनी ओर, इधर वाला अपनी ओर, अपनी ओर, अपनी ओर। तो कुछ फील आया? कुछ फील आया? यहां जो रजिया है वो गुंडों में फंस रही है। सब तरफ से इस पे जो फोर्स आएंगी, हालांकि कुछ छोटी कुछ बड़ी आज आएंगी, ठीक है, लेकिन कुल मिला के जो रिजल्टेंट आएगा वो 0। एग्जैक्टली मैथ नहीं बता रहा हूं मैं, केवल ये आइडिया जनरेट कर लीजिए। और कहीं भी रख देना, ये नहीं कि मैंने एग्जैक्टली सेंटर पे रखा है, तभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा, सर यहां से तो ये पास में, यहां से ये दूर है। लेकिन मैथमेटिकल मैं करूं क्या? प्रूफ उसमें ले जाऊंगा तो मैं अपने ट्रैक से हट जाऊंगा। तो जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ी थी, बाद में प्रूफ पढ़ा था, है ना, कि पहले प्रूफ पढ़ लिया था, पहले तो आपने उस स्टेटमेंट को समझा था ना कि कहना क्या चाह रहा है कभी। तो अभी ये समझ लीजिए, इसको शेल थ्योरम बोलते हैं, कि किसी शेल के अंदर यदि किसी पार्टिकल को रख दूं, कोई दूसरी मास बॉडी, तो उस शेल की वजह से उस बॉडी पर जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी? 0। ये छोटा सा मैं एनसीईआरटी है, मैं पढ़ भी देता हूं। एक कोने में बेचारा कहीं छोटे में बैठा हुआ है, तो ये नोट्स में नहीं है, इसलिए मैं पढ़ देता हूं। ये पेज नंबर 189 पर स्टार्टिंग में है, पेज नंबर 189 पर स्टार्टिंग में है, जो बोल्ड लेटर में लिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल शेल, होलो स्फेरिकल शेल है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू होलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। मतलब डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये नहीं ऐसा मरा ऐसा हो जाए। शेल, शेल देखना, कुछ देख रहे हो कैसा शेल है? कैसा शेल है? अजीब अजीब गरीब, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं पतला है, कहीं मोटा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए तमीज से, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल शेल, ड्यू टू होलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज 0। समझ गए कि नहीं समझ गए? कि एक होलो स्फेरिकल शेल की वजह से उसके अंदर रखे हुए 0.5 मास, छोटा सा मास रख देना, उस पर जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी।
हालांकि उसमें यही लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिवली वी कैन अगेन अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेरियस रीजन्स ऑफ स्फेरिकल सेल, जो स्फेरिकल सेल के बहुत सारे रीजन है ना, वेरियस रीजन्स ऑफ स्फेरिकल सेल अट्रैक्ट द पॉइंट मास इनसाइड इट इन वेरियस डायरेक्शन। इतने सारे है ना, कोई कहीं महसूस करा रहा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, तो जो रजिया गुंडों में फंस गई है, दीज फोर्स कैंसिल ईच अदर कंप्लीटली। ये समझ में आ गई। एनसीईआरटी में इसको एज अ शेल थ्योरम डाल के लिख लीजिए। ये एग्जाम में नहीं आएगी, टेंशन मत लेना, पर एक अच्छी फिजिक्स के लिए ये बारीकी पता होनी चाहिए, फंडामेंटली ये चीज पता होनी चाहिए। होपफुली ये समझ में आई होगी। ठीक है, अब आ जाइए, आपको ये बताना है, अब आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं कि मैं अब ये वाली हेडिंग करा रहा हूं और आपको ये देखना है कि ये शेल थ्योरम यूज हुई या नहीं हुई, और मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा एंड में। यानी आपको डेरिवेशन तो समझना ही है, साथ में आपको ये भी देखना है कि शेल थ्योरम का कोई यूज हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ाई है और अभी पढ़ाई है अचानक से, तो रिदम तोड़ के पढ़ाई है, तो कुछ तो यूज होगा। तो ये टास्क आपके लिए, मैं बताऊंगा, घबराना मत। तो चलिए, अब है हमारा, ये हमारा प्लेनेट है ओरिजिनल, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल प्लेनेट है। ठीक, ये तो हो गया सरफेस, ये पॉइंट ए तो हो गया ना सरफेस। इसकी तो ग्रेविटी आपको पता है, फटाफट फॉर्मूला लगा दोगे, gm/r²। इस बार हम फावड़ा खोद खोद के अंदर आ रहे हैं, अंदर, और सपोज करो एक हैंडसम हाइट डेप्थ पर आगे, डेप्थ को डी लिख दूं। अब एच बोलना सही नहीं लगता ना, अब बोलने को तो हम अपने कुत्ते का नाम टाइगर रख दे तो उससे कुछ होता थोड़ी नहीं है, मोती रख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका डी डेप्थ पे नीचे आ गया। अब समझिएगा, पिछली हेडिंग में हम एच हाइट ऊपर गए थे सरफेस से गए थे, अब सरफेस से डी डेप्थ नीचे आए हैं। ये था पॉइंट बी, ठीक है, ये था पॉइंट बी, इस पॉइंट का नाम बी है। अब यहां थोड़ा सा बेटा, ये थोड़ा सा हिम्मत रखना, आ जाएगा समझ में। और रेडियस तो ये सेंटर है, ये सेंटर हो गया, तो यहां से नो डाउट यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आर है, देखना ये तो आर है ही, इसमें क्या समझाना, ये देखो ये आर है। अब देखिए पॉइंट ए, नो डाउट मुझे पता है कि आप पॉइंट ए पे ग्रेविटी का फॉर्मूला फटाफट से लगा दोगे, लेकिन जब पॉइंट बी पे मैं इस्तेमाल करने के लिए कहूंगा कि मुझे बी पर भी ग्रेविटी निकालनी है, तो सुनिए, अब आप इसको सेंटर लेके पॉइंट बी की डिस्टेंस लेके एक स्फीयर और इमेजिन करिए, एक स्फीयर इमेजिन करिए, जैसा बन जाए मान लेना स्फीयर है ना, बड़ा दिल रखना। क्लियर है? तो आप मुझे बताओगे ये जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया है इसकी रेडियस कितनी है? सिंपल सा टास्क पूछा है मैंने, ये जो मैंने स्फीयर दिख रहा है ना, स्फीयर नहीं कैमरे में, ये जो स्फीयर खींचा है इसकी रेडियस कितनी है? ये जो स्फीयर नया ड्रॉ कर दिया है, हाँ शिवेश ने बता भी दिया, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। एक सिंपल सी चीज पूछिए, पता नहीं सब लोग जवाब क्यों नहीं दे पाते, घूमता, वेरी गुड। तो इसकी जो रेडियस है सुहानी, वेरी गुड, ये जो है ये r माइनस डी है। कैसे लिखूं? यहां लिख देता हूं, ये जो रेडियस है वो r माइनस डी है। क्यों कन्हैया, समझ में आया? ठीक, यहां पे भी मार्क कर सकता हूं, लो यहां पे ये, फिर वो, चलो ये r माइनस डी है ये, ठीक। चलिए अब आ जाइए, यदि मैं आपसे कहता हूं एट ए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाइए, एट ए दिख रहा है पॉइंट ए, ये रहा। अब आपको कुछ नहीं देखना, अर्जुन 1 के ए पे टारगेट करना है। तो पॉइंट ए पर ये पूरा का पूरा प्लेनेट इसे अपने सेंटर की ओर खींचेगा और फॉर्मूला वही लगेगा जो लगाते आ रहे हैं, gm/r²। एनी डाउट? कोई डाउट? gm/r², जल्दी बोलो, इसमें कोई समस्या? इसमें तो नहीं होनी चाहिए समस्या। चलिए अब आ जाइए, अब मैं यह देखना चाह रहा हूं एट बी यहां पर निकाल लिया। यदि मुझे यहां, यानी इस बॉडी को उठा के मैं यहां ले आया, जो बॉडी यहां रखी थी तो उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये लग रहा था, अब उसे उठा के मैं यहां ले आया, यहां पर। अब मुझे यार जी का फॉर्मूला जी डैश लिख देता हूं, क्या लगता है? अरे वाह, शुभम ने तैयार भी कर दिया, चलो जहां चाह वहां रहा, उसने टाइप भी कर दिया, वेरी गुड शुभम। तो यहां पर फॉर्मूला ये बताओ क्या लगेगा, बोलो। अब ये स्फीयर
ये स्फीयर इसे अपनी ओर खींचेगा, ये स्फीयर, मानते हो या नहीं? ये जो छोटा सा मैंने स्फीयर बना दिया है, आप ऐसे समझो, ठीक है, ये स्फीयर इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो अब लगेगा फॉर्मूला जी एम अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है r माइनस डी का स्क्वायर। लेकिन इसमें अभी एक चीज गलत है, लेकिन पहले बताओ ये समझ में आया नहीं? वेरी गुड, शिवेश ने नोटिस कर ली। हाँ शिवेश वेरी गुड, भूमिका ने भी नोटिस कर ली। अरे वाह, कलेजे को ठंडक मिल रही है मुझे। इसमें अभी एक चीज गलत है। अब नहीं खींच रही है, नहीं खींच रही है यहाँ। अब ये इसको अपनी ओर सेंटर की ओर खींच रही है ना। हर्ष ने भी नोटिस कर ली और भूमिका ने भी नोटिस कर ली। अरे वाह, होशियार बच्चे हैं मेरे पास। सीरियसली कलेजे को ठंडक मिल रही है। बच्चे कम हैं लेकिन अच्छे हैं। वो ये चीज है कि पहले ये प्लेनेट, जब ये वाला, ये पूरा का पूरा एम मास का प्लेनेट इसे अपनी ओर खींच रहा था, तो एम लिखा। लेकिन जब हम यहां पर ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं और जब इस स्फीयर को देख रहे हैं, तो डिस्टेंस में तो आपका दिमाग चला गया कि ये डिस्टेंस अब r से r माइनस डी रहेगी, लेकिन ये मास भी तो m डैश हो गया है ना, m डैश, क्योंकि अब सिर्फ इतना मास उसे अपनी ओर खींचेगा। आया समझ में? इस बार ये जान को कलेश आ गई है अब, यानी अब ये कलेश आपके लिए वेट कर रही है। पता है क्या होगा? पिछली बार इस पर डैश नहीं था, पिछली बार हाइट वाले में जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर पूरा कट गया था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ एम डैश है तो अब कटेगा नहीं। समझ से आ गई ना? ये कन्या समझ में आया नहीं आया कि एम पे डैश क्यों आया है ना? तो यानी पहले सीन तो ये है कि इस बार ये स्फीयर, अच्छा ये मैं मुंह से बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूं, एम बड़े वाले स्फीयर का मास है और एम डैश इस छोटे वाले स्फीयर का मास है। तो एक काम करते हैं, मैं डिवाइड कर ही देता हूं, जी डैश अपॉन जी। तो आप इतना तो समझ गए, केवल बेचारा कैपिटल जी कट पाएगा, तो ये बचेगा एम डैश अपॉन एम और जी डैश अपॉन जी, आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी। अब ये चीज तो कैच कर लेते होगे ना, ये चीज तो आप ही का है। कोई डिवाइड करने में कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा, ठीक है, कैसे एडजस्ट होगा देखना। सही लिखा है ना मैंने यहां तक? ठीक। अब समस्या ये आ गई कि पिछली बार की तरह केवल आर और आर एच बच रहे थे, वो नहीं बचा यहाँ। अब यहाँ पे एक काम करता हूं, इसे इक्वेशन 1 छोड़ देता हूं इसे, है ना। अब आजिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एजम्पशन मानते हैं, एक एजम्पशन मान ली कि माना कि इस पूरी प्लेनेट की, जो भी प्लेनेट है, अभी अर्थ भी बोल सकता हूं, इस पूरी प्लेनेट की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ये मान लिया मैंने। एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ प्लेनेट टू बी यूनिफॉर्म, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, ये जो प्लेनेट है इसकी पूरे की डेंसिटी मैंने यूनिफॉर्म मान ली। हालांकि ये थोड़ा एरर है इसमें, लेकिन ये भी बात मान लीजिए कि दुनिया में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है जो एरर फ्री आती हो, ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है जिसमें एरर नहीं आती हो। तो बुरा और बहुत बुरा में से यदि हमें चुनना हो तो क्या चुनना चाहिए? आपके साथ एक चीज बुरी हो रही हो और एक बहुत बुरी हो रही हो, तो हमें क्या चीज चुननी चाहिए? तो हम बुरी चुनेंगे। या तो कैलकुलेशन करो ही मत, या तो ऐसा कोई कि हम तो कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, या फिर एक होता है ये तो बहुत बुरा हो गया, या एक चल यार थोड़ी बहुत आसपास आएंगी एरर आएंगी, ला तू फॉर्मूला बता। हमने इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म मान ली जो कि होती नहीं है। बताना, हम जब गड्ढा खोदते हैं तो मिट्टी निकलती है, फिर थोड़ी मिट्टी हार्ड हो जाती है, और गड्ढा खोदते हैं तो पानी निकलना चालू हो जाता है ना, पानी निकलना, वहां तो मिट्टी ही नहीं है, पानी आ गई है। फिर और गड्ढा खोदते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, और गड्ढा खोदते हैं ना, एंड में तो फिर बिल्कुल आपको भी पता है लावा ही लावा है। चलिए तो कोई बात नहीं, हमने एक एजम्पशन मान ली कि इस पूरे की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अब यहाँ डेंसिटी का क्या काम है मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है बताता हूँ। सिंस डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो यहां से मास का फॉर्मूला जिसने हमें परेशान कर रखा है, तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब सुनिए आराम से, मुझे यदि इस फॉर्मूले का प्रयोग एम निकालने में कर रहा हूं,
मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एम निकालता हूं मैं, एम माने पूरे का मास। पेपर में तो लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए नोट्स दे रखे हैं, उसमें तमीज से लिखना है ना। मुझे पूरे का मास निकालना है, तो डेंसिटी की जगह डेंसिटी और पूरे का वॉल्यूम। पूरे का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। देखना ये समझ में आया? मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो मुझे पूरे का मास निकालना है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके मैं एम डैश भी निकाल सकता हूं, इतना, ये इसका एम डैश इसी का तो मास है, तो एम डैश माने इसका मास, तो इसकी डेंसिटी इसका वॉल्यूम, इसकी अब इसकी भी डेंसिटी रो ही है, क्योंकि यूनिट एज्यूम कर लिया है हमने कि लगभग उतनी होगी एवरेज डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसकी रेडियस r माइनस डी है बेटा, जैसी रेडियस। अब बस ये देख लीजिए, ये पल्ले पड़ा है नहीं, डू यू पल्ले दिस और नॉट, कि डेंसिटी बराबर, सॉरी, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। एक बार इस फॉर्मूले को यूज करके हमने एम निकाल लिया, और एक बार इस फॉर्मूले को यूज करके एम डैश निकाल लिया, एम डैश। अब आप देखो ऊपर एम डैश अपॉन एम है ना, तो यहां से एम डैश अपॉन एम करेंगे, सो देयरफॉर एम डैश अपॉन एम करके ले जाओ, यहां से पहले से करके ले जाओ, तो एम डैश अपॉन एम करोगे तो बताओ, रो से रो कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, इधर बचेगा r माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो आइए बेटा, वेट कर रहा है हमारा रिजल्ट। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 अब आ जाएगा बेटा, तो g डैश अपॉन g इक्वल टू m डैश अपॉन m, m डैश m अपॉन आपने निकाल लिया, r माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब, m डैश अपॉन m रख दिया। अभी तो ये भी रखना है ना, इनटू आर स्क्वायर अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर। ओ ये तो फिर और साइना में कटने के लिए बचे हुए हैं, ये साइने किससे कट जाएंगे, ये से, लेकिन एक एक फिर भी बचेगा, तो g डैश अपॉन g इक्वल टू r माइनस डी अपॉन आर। ये देख लीजिए तसल्ली से, इसमें बस इस एक एम डैश के चक्कर में हमें ये चीज, ये बुद्धि लगानी पड़ी एक्स्ट्रा, बस इस एम डैश के चक्कर में ये बुद्धि एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। और अब आपका रिजल्ट जो बताना, ये रिजल्ट ज्यादा इजी है याद करना, या ये ज्यादा इजी है? जी डैश अपॉन जी, ये रिजल्ट याद करना इजी है, ये इजी है? ओब्वियसली ये इजी है। मतलब क्या, एम डैश अपॉन एम भी बच रहा है, आर और आर माइनस डी आ तो रहे, लेकिन स्क्वायर और आ रहे हैं, सिंपल आ रहा है, सीधा साधा सा। और एक और चीज, इसको अपने तरीके से और एक और अंदाज में सेट करूं, तो इस आर को इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, इस आर से इसको डिवाइड करोगे 1 और डी अपॉन आर। ये तब फॉर्मूला है जब हम डेप्थ पर जाएंगे। एक काम करो, चलिए कंटिन्यू कर रहा हूं, पढ़िया। तो ओब्वियसली इससे अच्छा रिजल्ट ये है ना, इसको मैंने सेपरेटली डिवाइड कर दिया, 1 माइनस डी अपॉन आर। अब देखिए, ये ध्यान रखना, आप जैसे स्फीयर के वॉल्यूम के क्वेश्चन में आप सिलेंडर का नहीं लगा सकते, है ना, वैसे ही जब हम हाइट पर जा रहे हो तो अलग फॉर्मूला है, डेप्थ पर जा रहे हो तो ये फॉर्मूला है। अब देखता हूं आप में से कितने लोग ये बुद्धि लगा सकते हैं। सर रुको रुको रुको, सर अगर डेप्थ मैक्सिमम हो गई हो तो, या फिर अभी बाद में सुनूंगा बेटा, क्या लिखा, बड़ा लंबा था, चला गया मैसेज। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि जी डैश बड़ा या जी बड़ा, खुद डिसाइड करिए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं जब तक। कि उन सबको शाबाशी, चाहे सही बताया चाहे गलत बताया, कोशिश तो की। देखिए मैं ना बिल्कुल लुल्ल टाइप से बताने की कोशिश करूंगा। फिर से इस जी को वहां ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, तो जी डैश इक्वल टू इस जी को वहां ले जाओ, तो ये जी माइनस जी डी अपॉन आर। यार अब तो बता दो, कितना जीरो लेवल से पढ़ाता हूं। जी डैश इक्वल टू जी माइनस कुछ, फिर से जी डैश इक्वल टू जी माइनस कुछ आ रहा है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस कुछ आ रहा है। तो क्या मतलब निकला इससे, कि जो अब जो डेप्थ पर, अब ये डेप्थ वाली ग्रेविटी है, नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी फिर घट गई, फिर घट गई, क्योंकि जी में से कुछ घट ही रहा है। दिया समझ में आया बेटा? हर्ष, दिया, दोनों से पूछ रहा हूं, ये कि जो जी डैश आया वो जी में से कुछ घट के ही आएगा, तो यानी फिर घट गई। अब एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आप बताएंगे, अब तो बहुत लुल्लू क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यानी पिछला जो डेरिवेशन था जिसमें हम ऊपर जा रहे थे, तो ऊपर जाने पे भी ग्रेविटी घट रही थी,
हाँ, हर्ष ने मेरे क्वेश्चन को गैस कर लिया। सोचो कितने अच्छे बच्चे हैं, उसने तो यही गैस कर लिया सर क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अरे वाह, तालियां। क्या जी? हाँ, ऊपर जाने पे भी घट रही है, और अभी अभी ताजा समाचार मिले नीचे जाने पे भी घट रही है। ऊपर जाने पे घट रही थी पिछले डेरिवेशन में जब हेडिंग 1 थी, और अभी अभी समाचार मिले कि नीचे जाने पे भी घट रही है। तो मैक्सिमम कहां हुई, पता कन्हैया? तो मैक्सिमम कहां हुई ग्रेविटी? तुषार ठीक, अरे कहां हुई? भूमिका बिल्कुल ठीक दिया, ठीक, सरफेस पर ही तो हुई। साला इसके ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी घट जाती है, नीचे जा रहे हैं तो ग्रेविटी घट रही है, तो फिर तो सरफेस तक यानी अर्थ के टकले पर ही सबसे मैक्सिमम हुई। जी हाँ, ये 1 नंबर का कंसेप्चुअल है। आपके एग्जाम में यदि एमसीक्यू आ रहे हैं तो नोट कर लेना कि जब ऊपर जाने पे भी घट रही है और नीचे जाने पे भी घट रही है तो फिर तो सरफेस पर ही मैक्सिमम हुई। एक तो चीज ये वाली। दूसरी चीज ठीक है, बताना एक नोट और, यदि मैं गड्ढा खोदते 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 यहां आ गया तो ग्रेविटी का फॉर्मूला ये लगाएंगे, जी डैश यहां से निकाल लेंगे, है ना। चलिए दूसरा, यदि गड्ढा खोदते 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 यही आ गया तो गौर से देखेंगे, सिंस एट सेंटर, जैसे ही मैं सेंटर पे आऊंगा तो सेंटर पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर ना भाई। यदि मैं गड्ढा खोदते 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 यहां आ जाऊंगा तो फिर कितनी डेप्थ हो गई? खुद डी, खुद आर हो गया। डी का मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन में? आप कितने नीचे आए हो सरफेस से, कितना नीचे। और काफी अच्छे बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया, कई लोगों ने दिया है तो सही दिया है, आज दिल खुश कर दिया कई जगह। बस एक जगह और खुश करना जो मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा। तो एट सेंटर पे आते आते डी की वैल्यू आर, तो इसमें डी रख दीजिए, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस इस डी की जगह भी आर रख दोगे, आर अपॉन आर 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 0 और जी डैश इक्वल टू 0, या जी एट सेंटर इज 0। तो सेंटर पर ग्रेविटी 0 होती है, सेंटर पर ग्रेविटी 0 हो जाती है। अच्छा, ग्रेविटी की डायमेंशन तो वही होती है ना एक्सेलरेशन वाली, होता तो ये एक्सेलरेशन ही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक बात मैं आपके दिमाग में डाल दूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ठीक है? एक क्वेश्चन, पहला तो ये हो गया मेरी तरफ से डेरिवेशन, इतना ही पेपर में लिखना है, बाकी जो मैं बता रहा हूं वो एक्स्ट्रा है। मुझे बताना, इमेजिन करो ये एक ये अर्थ सरफेस है ना, अर्थ या अर्थ कोई भी प्लेनेट है। इमेजिन करो मैंने इसमें एक टनल बना दी, बिल्कुल आर पार, बिल्कुल आर पार, कभी आर कभी पार, है ना, बिल्कुल आर पार। इमेजिन कर लो, हालांकि इतनी बड़ी कोई टनल प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, लेकिन मान लो, क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूं मैं, एक ऐसी प्लेनेट है ना, वो कर दिया बिल्कुल गड्ढा, मतलब यहां से खड़े हो जाऊं तो मुझे अर्थ का ये दिख जाए, यानी ऊपर यदि यूं करके ये यहां से झांकू, जैसे छत पे से झांकते हैं ना यूं मुड़ के, और यहां झांकू यूं, तो एक दूसरे से ता खेल सकते हैं, ता, ठीक। हाँ, इमेजिन करो। अब बताइए यदि इस ता के चक्कर में ये बंदा गिर जाए इस टनल में तो कहां जाके रुकेगा? कहां जाके रुकेगा? ये आपकी मैकेनिक्स को, अरे हर्ष वेरी गुड यार, यार वेरी गुड। शुभम ने बोला सेंटर पे रुक जाएगा, तो शायद नहीं, सेंटर हम में से सब लोगों ने बोला सेंटर पे जो रुक जाएगा। यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई आपसे, यहां लगता है मुझे कि मैंने शायद थोड़ी कमजोर फिजिक्स पढ़ाई है आपको, क्योंकि मैं अपने को ब्लेम करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हर्ष को छोड़ दे तो सबने ये बोला है सेंटर पे रुक जाएगा। अब एक चीज सुनना, सेंटर पर ग्रेविटी 0 है, सेंटर पर एक्सीलरेशन 0 है। क्या एक्सीलरेशन 0 हो जाने का मतलब वेलोसिटी 0 हो जाना होता है? सोचो, सेंटर पर आके ये एक्सीलरेशन ही तो है, ये एक्सीलरेशन को बस एक स्टाइलिश नाम दे दिया ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंटर पर आके ग्रेविटी 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, एक्सीलरेशन 0 या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होने का मतलब है कि अब वो वेलोसिटी बढ़ाएगी नहीं, घटाएगी नहीं। समझ पा रहे हैं नहीं? इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन। तो यहां पे वो एक्सीलरेटेड होके आ रहा है, तो सेंटर पर आके उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद कर देगी। लेकिन मैं आगे बता देता हूं, समझ में आएगा नहीं, शायद आ भी सकता है, कि जब ये यूं जा रहा था, अच्छा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवार्ड सेंटर काम करती है, टुवार्ड सेंटर। तो पहले ग्रेविटी ऐसे लग रही थी और इसको एक्सीलरेट करा के यहां ले आई, लेकिन ड्यू टू यहां पे आके
वेलोसिटी तो जीवित रहेगी ना, एक्सेलरेशन ही तो जीरो हुआ है। ड्यू टू दैट इनर्शिया ऑफ मोशन ये बंदा कंटिन्यू मूव करेगा, कंटिन्यू मूव करेगा ये। और जब वो यहां आ जाएगा ना, सुनो यूं, तो पता है फिर ग्रेविटी से अपनी ओर खींचेगी, वो कंटिन्यू मूव करेगा। लेकिन जैसे वो इस पॉइंट को पार करेगा, ग्रेविटी ना ढीठ है, मैं खींचूंगी तो अपनी ओर ही। और मैं कल बता चुका हूं, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, सब ऊपर ही ऊपर होता है ना? तो ये ग्रेविटी से वापस अपनी ओर खींचने लग जाएगी और इसे फिर यहां आके रोक देगी, फिर खींचेगी, ये बंदा ऑसिलेट करेगा। ये मैं लेकिन बाद में बताऊंगा, बस अभी फिलहाल जब ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा ना तब डिटेल में पढ़ा दूंगा। आप चाहो तो इसकी वीडियोस देखना, मजा आएगा बेटा आपको। ये मजा हमारे युग में मौजूद नहीं था, तो आप तो ले ही सकते हो ना। कौन सा नेट पे वीडियोस डालिए, इतने अच्छे अच्छे एनिमेशंस पड़े होते हैं। चलिए फिलहाल तो ये वाली कहानी खत्म करता हूं मैं। अब मुझे बताएंगे आप लोग, यहां फिर मैंने शेल थ्योरम क्यों पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, कुछ यूज तो भयो ना है। शेल थ्योरम क्यों पढ़ाई थी? कोई मुंह से बोल के जवाब देना चाहे तो मैं माइक ऑन कर दूंगा उसका, कि मैंने शेल थ्योरम क्यों पढ़ाई। यहां तो यूज ही नहीं हुआ उसका। कोई है जो इस बात को कैच कर पाए कि शेल थ्योरम क्यों पढ़ाई? चलिए मैं बता देता हूं, शेल थ्योरम का यूज हो गया। पता है जब मैंने यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकलवाई तो ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, यूज हुआ है। शेल को अपा अर्थ की जगह समझ नहीं आया बेटा मुझे। चलिए अब मैं बता देता हूं, जब हमने यहां ग्रेविटी निकाली, ठीक है, तो यहां लगा दिए ये। लेकिन जब हमने यहां लगाई तो सुनिए, इस बॉडी पर सिर्फ इसका इफेक्ट कैलकुलेट किया है मैंने, इसका इसके बाहर जो बॉडी पड़ी हुई है, देखो ये, देखो ये, तो इस पॉइंट के लिए ये तो शेल है ना, इसका इफेक्ट क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि वो शेल के अंदर है, तो इसका इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। समझना मैं क्या कह रहा हूं? इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा, इस हिस्से का असर भी तो इस पॉइंट पर होगा, इस पोर्शन। अच्छा मास इसका भी है, मास इसका भी है, तो ये तो इसे अपने सेंटर की ओर खींचेगा, तो मास तो इसका भी है ना। तो दुनिया की कोई भी दो मास बॉडी, ये मास बॉडी भी तो इससे इंटरेक्ट करेगी, पर ये है शेल, इस पॉइंट के लिए ये है शेल, तो शेल थ्योरम यूज होगी। समझ? अच्छा मैं समझा पाया है नहीं? ये बताओ समझा पाया कि नहीं, कि इस शेल की वजह से इस पॉइंट पर कोई फोर्स आ नहीं पाएगी। ये शेल थ्योरम यूज ऐसे हुई थी, ठीक है, लेकिन पेपर में मत लिखना इतना। चलिए तीसरी हेडिंग फटाफट देख लो, फिर दो सवाल कराता हूं, है ना। तीसरी हेडिंग फटाफट देख लो। ये तो हो गई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ। तीसरी तो आसान है, उसमें इतनी मैथमेटिक्स नहीं है। हाँ अब है बेटा वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप। वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप। अब इस शेप का कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये जो शेप है तो एग्जैक्टली स्फीयर में होके, यदि हम इसको भी शामिल कर लें, शेप के इफेक्ट, ये शेप ले लिया हमने, तो जो अर्थ है ना, एक स्फेरिकल बैलून को थोड़ा सा दबा दो, ये तो होता है इक्वेटर, ये इक्वेटर है, और ये पोलर एक्स, ये है ज्योग्राफिक एक्सिस। ये क्या है बेटा? इक्वेटर। और ये वही नॉर्थ पोल साउथ पोल है हमारे। अर्थ ऐसे घूम रही है। अच्छा अर्थ के घूमने की वजह से भी इंपैक्ट होता है, पर वो सिलेबस में नहीं है। तो अब आप खुद बताओ, ड्यू टू शेप देख के बताइए। हम इसे भी रेडियस बोल देते जब स्फीयर था तो, लेकिन ये डिस्टेंस इसे बोल देता हूं रेडियस एट द इक्वेटर, ई फॉर इक्वेटर, और ये है रेडियस एट द पोल, है ना। ये यहां से यहां तक ये रेडियस पोल। तो क्या आर ई कौन सा ठीक है? ये तो अंधे को छोड़ के बाकी सबको दिख जाएगा। आर ई इक्वल टू आर पी, आर ई ग्रेटर देन आर पी, आर ई लेस देन आर पी। कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑब्वियसली ये वाला ठीक है, ये गलत है। यानी इक्वेटर पर रेडियस स्लाइड थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब बताइए, जब मैं यहां, ये कौन सा पॉइंट है? सरफेस।
जब यहां ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो नो डाउट GM/r² फॉर्मूला पढ़ाता आ रहा हूं कि आप हाइट में भी मत जाओ, गड्ढे में भी मत जाओ, हाइट में भी मत जाओ, गड्ढे में भी जाओ, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। और जब यहां फॉर्मूला लगाऊंगा ग्रेविटी का, तब ये भी पॉइंट सरफेस है, ये भी पॉइंट सरफेस ही है। अंतर क्या है? अंतर है जब मैं इस पॉइंट पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये वाली रेडियस है, ये डिस्टेंस यूज करूंगा RP, पूरी अर्थ का मास, पर डिस्टेंस ये यूज करनी पड़ेगी मुझे ये। और जब मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालूंगा, इसकी वजह से यहां निकालूंगा, तो डिस्टेंस RE यूज करूंगा। देखना समझ में आया? इसे G, इसे G डैश, या इसे GP, इसे GE बोल दो। बोलो समझ में आया या नहीं? ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई मैथमेटिक्स है भी नहीं। अब चेक कर लो आराम से, तसल्ली से, घूर घूर के। ठीक, तो अब बताइए कौन सी वाली ग्रेविटी बड़ी? देखो मैं मदद करता हूं। एक तो ये बॉक्स यूज करिए दिमाग में, ये रही 1, ये रहा 2, दोनों के न्यूमरेटर एक जैसे हैं, दोनों। इसको लिख देता हूं 1, इसको 2, इसको 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तो ग्रेविटी कहां की ज्यादा हुई? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों के एक से है, तो डिनोमिनेटर छोटा ये है, ये छोटा है डिनोमिनेटर, है ना? तो यानी ग्रेविटी एट पोल थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ग्रेविटी एट इक्वेटर। यानी पूरी अर्थ के सरफेस पे भी ग्रेविटी एक सी नहीं है। और बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है, आपके एकेडमी में और कुछ है ही नहीं। आ गया समझ में? जल्दी बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? कि शेप थोड़ी सी एग्जैक्टली स्फेयर नहीं होती, थोड़ी सी यहां से बड़ी होती है, यहां से थोड़ी छोटी होती है। फॉर्मूला लगाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन करा के फिर आपको फ्री करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 15 और 16। पहले 15 फिर 16, पहले 15 फिर 16, फिर कान पकड़ के रोले और आप अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा एक चीज और, ये जानते हो ना, वेट mg, खूब सवाल किया लॉज ऑफ मोशन में। वेट होता है mg। इस वेट को ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ने जो खींचा है। यानी कभी कभी सवाल में वेट ना बोल के ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी लग रही है। तो देखिए पहले 15 क्वेश्चन करा रहा हूं, 8.15, आसान इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सरसाइज का। वो कह रहा है कि अ बॉडी वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ है, ठीक है, यहां पर ए, तो एट ए, जब ए पर रखा तो उसका वेट 63 न्यूटन है। ठीक है, यदि यहां वेइंग मशीन ले आऊं और मैं खड़ा हो जाऊं तो 63 न्यूटन उसका वेट है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यदि यहां वेट 63 न्यूटन है तो एट बी डब्ल्यू डैश क्या होगा? और बी कौन सा पॉइंट है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बी कौन सा पॉइंट है मैं पढ़ाता हूं। ये तो डिस्टेंस आर है, बी वो कह रहा है कि यदि हम एक ऐसी डिस्टेंस पे पहुंच जाए, बी हाफ ऑफ, यानी ये जो एच है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एच r/2 है, ये एच। पढ़िए 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 सवाल। वो ये कह रहा है यदि किसी बॉडी का वेट इस जगह पर 63 न्यूटन है, इस जगह पर, तो इस जगह कितना वेट होगा? किस जगह? एट अ हाइट, उस हाइट पर इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी ये 6400 किलोमीटर है तो ये 3200 किलोमीटर हो गई। अच्छी खासी हाइट हो गई 3200, 3200। यहां पे शॉर्टकट वाला नहीं लगेगा। तो बताइए मुझे, ये बताइए यदि मैं, ये तो सवाल का गिवन हो गया, मुझे बताइए यदि मैं वेट निकालता एट ए, यदि मैं वेट निकालता तो कैसे निकालता? मैं तो निकालता mg। मैं यदि वेट निकालता मैथमेटिकली तो मैं mg लगाता, और यदि मैं b पर ये फॉर्मूला लगाता तो क्या तब भी mg लगाता? बताइए। ए पर तो चलो फॉर्मूला वेट इक्वल टू mg हो गया, लेकिन जब ये फॉर्मूला मैं बी पे लगाता तो क्योंकि g डैश हो चुका है तो w भी w डैश हो चुका होगा। तो पता है वेट इसलिए बदल जाता है कि ग्रेविटी बदल जाती है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? ए पर वेट का फॉर्मूला लगाओगे तो mg और बी पे लगाओगे तो mg डैश।
दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देता हूं दोनों को, तो डिवाइडिंग तो आपका डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू, जी डैश अपॉन जी, एम कट गया, जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी, यहां की ग्रेविटी अपॉन यहां की ग्रेविटी, तो कहीं पढ़ा है? ओ हाँ, आज ही तो पढ़ा है। डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू, पन्ने पलट लो, स्क्रीनशॉट लिया हो तो स्क्रीनशॉट देख लो, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसकी जगह ये लिखा है मैंने, ये तो आज ही पढ़ा है, इसकी जगह है ना, इसकी जगह ये लिख दिया। अब एच की वैल्यू कितनी डाल दूं? r/2। तो देखो ये तो r है ही, ये r है ही, ये r/2 है, फिर उस पर स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया बेटा? देखो r/2 आई 3r/2, 3r/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/3 का स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स है सिंपल, इसको सॉल्व करो, r से r कट जाएगा, तो ये हो गया 4/9। तो W डैश अपॉन W हो गया 4/9, और W को उधर ले जाओ, और W की वैल्यू हमें पता है, W की वैल्यू बबलू है 63, 963, 728 न्यूटन। इसका मतलब जिस बॉडी का वजन यहाँ 63 न्यूटन है, उस बॉडी का वजन यहाँ पर 28 न्यूटन होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लगाइए, लीजिए, और अभी के अभी क्लास वर्क 8.16 करिए। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। 8.16 ये कह रहा है कि अर्थ को एक यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मान ले, ये रहा, ठीक है। तो वो कह रहा है हाउ मच बॉडी वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ, एक एरिया अर्थ, ठीक है। तो हाफ वे डाउन द मतलब जैसे ये रेडियस है, ये सेंटर है, ओ ये सरफेस है, तो हाफ वे का मतलब जस्ट मिड पॉइंट पर यहाँ। तो यदि इस पॉइंट का नाम ए है, तो इस पॉइंट का नाम बी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस जो डी है वो r/2, मतलब पिछले सवाल में हम r/2 ऊपर गए थे, इसमें r/2 नीचे आ रहे हैं बस, यानी ये डिस्टेंस जो डेप्थ है वो r/2 दे रखी है। तो वो ये कह रहे हैं यदि बॉडी का वजन यहां पर 250 न्यूटन है, यहां पर 250 न्यूटन है, यानी एट ए जो वेट है वो 250 न्यूटन है, तो एट बी जो वजन होगा वो क्या होगा, ठीक है। अच्छा पिछली बार, ठीक है, एक मिनट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वही पहली बार की तरह सॉल्यूशन, कि WmG होगा यहां पर वेट, और यहां होगा W डैश, वो mg डैश होगा एट ए एट बी, डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब W डैश अपॉन W, G डैश अपॉन G। बस अंतर ये है कि इस बार G डैश अपॉन G का फॉर्मूला ये लगेगा, क्योंकि इस बार डेप्थ पर आया तो ये लगेगा बस। तो W डैश अपॉन W 1 माइनस डी की वैल्यू r/2 अपॉन r, तो r से r कट गया 1/2, ये 1/2 बच रहा है। W डैश अपॉन W, तो W डैश हो गया W अपॉन 2, जस्ट आ गया 250 अपॉन 2, 125 न्यूटन। एक चीज नोटिस कर लेना, चलो मत करो नोटिस, फिर रायता फैल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसी को रिवाइज कर लेना, यही बहुत है। अपनी रिफ्रेशर से इस टाइप के सवाल करिएगा,